और तुम यकीन मानो भाई, यकीन मानो, उसने दिल्ली या पंजाब की जनता का ना चूतिया नहीं बनाया। मैंने कहा हाँ बेटा, उसने थोड़ी चूतिया बनाया तुम्हारा, अबे तुम जैसे चूतिया बने उसे सीएम बनाया है। नमस्कार मेरे देश के लालो, गांव वालों या शहर वालों, और मेरी इस वीडियो को बनाने की इंस्पिरेशन आप यो सालो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, और अगर आप अच्छे नहीं भी है तो ये वीडियो लास्ट तक देखो, आप जरूर अच्छे हो जाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्ती की। दोस्त चाहे जैसा हो वो दोस्त होता है। तो मेरा भी एक दोस्त है जो बदकिस्मती से आप या है, बात तो एक ही है। मिलोगे? ये रहा यार। आप ये पहले तो भाई तमीज तो बोल ले। आप ये जी। तो कुछ दिन पहले मेरा ये दोस्त मुझे बोलता है कि मुझे कुछ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो मेरे साथ चल। तो मैंने कहा चलो भाई, दोस्तों के साथ जाना भी चाहिए। तो हम दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने इसकी रिपोर्ट्स जैसे पढ़नी शुरू की, तो रिपोर्ट देख के मुझे थोड़ा झटका लगा। मैंने इसको बोला यार रिपोर्ट तेरी ठीक नहीं है भाई। इसके आगे मैं कुछ बोल पाता, इससे पहले ही भाई साहब ये शुरू हो गया। मतलब सीना चौड़ा करके ऐसे बोला, तुझे पता है हम जो आप ही होते हैं ना, हम लोग भाई टेंशन लेते ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं लेते भाई। क्योंकि हमें पता है अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, कुछ भी दिक्कत परेशानी हुई ना, हमारा जो कट्टर ईमानदार सरदार ऊपर बैठा है ना, वो सब संभाल लेगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। मतलब भाई साहब इसने जो चूतियापंती वहाँ पे मचाई है ना, मतलब उसने सारा स्टाफ इकट्ठा कर लिया, सारे पेशेंट आ गए उसकी बातें सुन के। सबको इकट्ठा करने के बाद बोलता है भाइयों देखो मेरी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ाई है, ये मेरा दोस्त है और ये मेरी रिपोर्ट अभी पढ़ेगा। लेकिन मुझे देखो, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमने एक सही सरकार चुनी है, इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट्स में जो भी दिक्कत होगी, जो परेशानी होगी, जो भी कमी होगी ना, वो मेरे आका उसे दूर करेंगे और वो खुद उस समस्या का हल निकाल लेंगे। और इतना ही नहीं, अपने जितने भी उनके विधायक है ना, सबको लगा देंगे वो मेरी समस्या को सोल्व करने में। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। बता मेरे दोस्त क्या लिखा है मेरी रिपोर्ट में। भाई अब दोस्त होने के नाते मैंने उसे बहुत समझाया कि मैंने कहा भाई तू घर चल, घर बैठ के आराम से बात करेंगे। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। फिर शुरू हो गया, घर नहीं जाएगा तेरा भाई घर जाएगा समस्या का समाधान करा के। अब यहाँ से सीधे चलेंगे सीएम ऑफिस, अपनी समस्या को हल करा के जाऊंगा मैं। तू पढ़ के बता क्या समस्या है। मैंने कहा चूतिए, इस रिपोर्ट में लिखा है कि तू कभी बाप नहीं बन सकता। अब जा अपने आगे के पास, करा ले अपना समाधान, बना देगा तेरे को बाप हो। जा। और क्या कह रहा था तू? अकेला सीएम नहीं, पूरे सारे के सारे विधायक लगा देगा आपके। सबका नंबर आएगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वैसे ना इस बात की मुझे भी पूरी उम्मीद है, तेरा ये वाला काम ना वो तेरा कट्टर ईमानदार जरूर कर देगा, क्योंकि उसने ये सब करने के लिए तो खुद को खाली रखा है भाई। अकेला सीएम ऐसा है पूरे देश में जिसके पास एक भी विभाग नहीं है। बात तो सही है। खाली, एकदम खाली। वो बैठा ही इसलिए है यही सब करने के लिए। और क्या बोला था तू? हम टेंशन नहीं लेते। हाँ सालो, तुम क्यों टेंशन लेने लगे? टेंशन को तो तुम सीएम बना के बैठे हो। तो भाई साहब मेरी ये सच्ची लेकिन कड़वी बातें सुन के मेरा दोस्त हो गया नाराज। मुझसे बोलने लगा यार तुम हमारे सीएम के पीछे क्यों पड़े रहते हो यार, वो बंदा कितनी मेहनत करता है यार दिन रात। और तुम यकीन मानो भाई, यकीन मानो, उसने दिल्ली या पंजाब की जनता का ना चूतिया नहीं बनाया। मैंने कहा हाँ बेटा, उसने थोड़ी चूतिया बनाया तुम्हारा, अबे तुम जैसे चूतिया बने उसे सीएम बनाया है। तो मेरी ये बात सुन के मेरा दोस्त बिल्कुल झल्ला गया। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है एक होर्डिंग पर, और उसे देखकर वो ऐसे उछला, ऐसे खुश हुआ जैसे सोनिया गांधी को किसी ने आगे बोल दिया हो कि मैडम आपकी जो फसल खराब हुई थी ना, उसका मुआवजा आपको मिलने वाला है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अरे मतलब सोनिया गांधी को किसी ने बोला कि मैडम आपका पप्पू इस बार पास हो गया है। मम्मी मेरा राजा बेटा, मेरा लाडला बेटा। तो खैर वो मुझे होल्डिंग दिखाते हुए बोला कि देखो देखो दिल्ली में कितना काम हुआ है, देखो डेंगू को जड़ से मिटा दिया है दिल्ली से। ऐसे होल्डिंग लगा लगा के जागरूकता फैला रहे भाई। ये होल्डिंग पढ़ने के बाद ही लोगों को पता लगा है कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है। चूतिया। हम दोनों की बातें चल रही थी और फ्लो में मैंने भी काफ़ी कुछ कह दिया। लेकिन भाई अब मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि मेरा जो दोस्त था उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे बंदर का पिछवाड़ा, बिल्कुल लाल।
तो माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा देख सामने गांधी जी की मूर्ति है, गांधी जी ने कहा था लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब भाई मैं तो माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दोस्त वो तो भुना पड़ा था। भाई साहब उसने गांधी जी को लपेट दिया, उल्टा मेरे से पूछने लगा तू ये बता मुझे कि गांधी जी को ही फादर ऑफ नेशन क्यों बनाया, भगत सिंह के चाचा नेहरू को क्यों नहीं, उन्होंने भी तो योगदान दिया है देश की आज़ादी में। मैंने कहा यार बात तो सही है। मैंने कहा तू शांत हो, पहले यहाँ बैठ आराम से, कोल्ड ड्रिंक पी, मैं तुझे बताता हूँ। और भाई साहब आप लोगों को भी, मुझे पता है आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि गांधी जी को फादर ऑफ नेशन क्यों बनाया। तो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बनाने की एक वजह थी, देश की आज़ादी में उनका जो भी योगदान था, लेकिन गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बनाने की सिर्फ एक वजह थी, और वो ये कि उन्हें ड्रॉ करना बड़ा आसान है। मतलब गांधी जी बनाने के लिए आपको क्या करना है, मतलब बड़ा सा गोला बनाइए, 2 छोटे छोटे गोले बनाइए और बन गए गांधी जी। अब मान लो अगर गांधी जी की जगह भगत सिंह को हम फादर ऑफ नेशन बना देते तो सोचो मूर्ति बनाने वाले के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। मतलब पहले उनकी पगड़ी बनाओ, उनकी मूछें बनाओ, दाढ़ी बनाओ, मतलब काफ़ी डिटेलिंग बनानी पड़ती ना, तो बड़ा मुश्किल था। इसलिए गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बनाया गया। मैंने अपने दोस्त को देखा तो मुझे लगा कि शायद उसको मेरी बातें अब कुछ कुछ समझ आने लगी थी, क्योंकि वो थोड़ा अब शांत हो गया था। लेकिन भाई 200 यूनिट बिजली की बात थी, फ्री ले रहा था, तो इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता था ना। तो उसने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है भगत सिंह को नहीं बनाया, चाचा नेहरू को क्यों नहीं बनाया? चाचा नेहरू को तो फादर ऑफ नेशन बना ही सकते थे, उनको तो ड्रॉ करना भी बड़ा आसान था। उनकी ना पगड़ी थी, ना दाढ़ी थी, ना मूछें थी, एकदम चिकने खड़े थे। मैं कहा यार तो बहुत भोला है भाई। चाचा नेहरू थे इंद्रधनुष की तरह, एकदम रंगीन आदमी। चाचा नेहरू अकेले रहने वाले बंदे नहीं थे भाई, जो अकेला है वो नेहरू नहीं हो सकता। अगर चाचा नेहरू को फादर ऑफ नेशन बना देते तो पहले तो चाचा नेहरू की मूर्ति बनाओ, फिर उसके चारों तरफ सुंदर सुंदर लड़कियां बनाओ, और भाई साहब फिर बनाओ दारू की बोतलें, और उसके बाद कोई दारू पी के यहाँ पड़ा है, कोई लड़की को लेके वहाँ पड़ा है। गजब बेइज्जती है। और देख तू, देख उस चौक पे तुझे इतनी जगह दिखती है वहाँ पे पार्टी हो सके? नहीं। नहीं, इतनी सी जगह में सिर्फ गांधी जी खड़े हो सकते, लठ लेके एकदम सीधे, स्वीट एंड सिंपल। अच्छा इतनी मेहनत के बाद ये तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब तक मेरे दोस्त को समझ आ ही गया होगा कि फादर ऑफ नेशन गांधी जी ही क्यों। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो भाई साहब चेहरे पे कुटिल मुस्कान और आंखों में चमक लिए हुए वो किसी को फ़ोन कर रहा था। मैंने कहा भाई किसे फ़ोन कर रहा है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कहता मैं सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करूंगा, हम धरना देंगे जंतर मंतर पे, फादर ऑफ नेशन बदलेंगे हम। फादर ऑफ नेशन के सही हकदार हमारे कट्टर ईमानदार नेता है और कोई नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता है देखो ना उनको पगड़ी है, ना दाढ़ी है, ना वो लड़कीबाजी करते हैं, ना दारू पीते हैं, वो बिल्कुल सही चॉइस है फादर ऑफ नेशन के लिए। मैंने कहा तू देख, फिर देख उस चौक को जहाँ पे गांधी जी खड़े हैं, कितनी कम जगह है वहाँ पे। देख सुन, पहले तेरे सीएम को बनाना पड़ेगा, उस सीएम के पीछे तेरे जैसी पब्लिक बनानी पड़ेगी, और फिर उस पब्लिक को चूतिया बनाना पड़ेगा। यही आखिरी शब्द मैंने अपने दोस्त से कहे थे, क्योंकि उसके बाद मेरा बेचारा दोस्त नहीं रहा। अरे मतलब जिंदा है साला, पर मेरा दोस्त नहीं रहा, मतलब दोस्ती टूट गई। अरे सही है यार, देश के नाम पे ऐसा आप या दोस्त कुर्बान, ऐसे बात तो एक ही है। तो दोस्तों ये आप ही और उनका सरदार तो आजकल सबसे पढ़े लिखे होने का सबूत मांग ही रहे हैं। इनकी बात छोड़ो, आप अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दो और दिखा दो कि आपको YouTube के सारे फंक्शन आते हैं, मतलब लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए।